हाँ जी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दो तीन चीजें पहले बता देता हूँ। अलग खोपड़ी का व्यक्ति था, ठीक है ना। एक नेचर समझ गए होंगे, जो क्या ही बुद्धि का प्रयोग कर रहा है अपने फादर के लिए, है ना। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको एक तो बोलते हैं अभागा, अभागा सुल्तान, किसकी किस्मत ही खराब थी, ठीक है। बैड लक वाला सुल्तान, ठीक है ना, किस्मत ही खराब थी इसकी, ठीक है ना। दूसरा था बुद्धिमान मूर्ख, दूसरा क्या था इसका टाइटल, बुद्धिमान मूर्ख, कि बुद्धिमान था लेकिन साथ साथ मूर्ख भी उतना ही बड़ा था, ठीक है। तीसरा टाइटल इसका सर्वाधिक, टाइटल नहीं मतलब तीसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आती है, सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार, ठीक है ना, मैक्सिमम टेरिटरी एक्सटेंशंस, ठीक है। और एक और इसके टाइम पे एक चीज हुई थी, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के टाइम पे देखने को मिले हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है जी। ये 4 पॉइंट से आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हो। अबाका सुल्तान यानी कि ये 4 चीजें इसके आप अंदाजा लगा लेना। मोहम्मद बिन तुगलक का जो अब पढ़ने हम लोग जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। एक तो सुल्तान विद बैड लक, उसके बाद इंटेलिजेंस फुलिश, उसके बाद मैक्सिमम टेरिटरी एक्सपेंड किया था इसने, और सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के टाइम पे हुए थे। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ठीक है, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किया था, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का हिंदी में एक वर्ड होता है, इसने अपने प्रशासन को, हाँ, प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया था, ठीक है। आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर विकेंद्रीकरण तो जरूर पढ़ा होगा, है ना, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि पावर जो है उसको जनता के बीच तक पहुंचाना, जनता की पावर को जनता तक पहुंचाना, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक छेड़ा है इसलिए पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 2014 में आया भी हुआ था आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। आंसर दीजिए सारे बच्चे इसका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की सबसे छोटी इकाई। आंसर चाहिए मेरे को इस चीज का आप सबसे, पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने पढ़ी है, बताओ इसका आंसर। मैं कुछ लिख रहा हूं, अभी कॉपी मत करना, बस समझ, मैं अभी लिखाऊंगा। इसका आंसर तो मुझे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, आया किसी का, आंचल का आया, केशव का आया, और कोई बच्चा, पॉलिटी पढ़ी नहीं अभी गौरव, चलिए।
नहीं पढ़ी तो पढ़ोगे। आंसर बिल्कुल ठीक आया आपका। आंचल वेरी गुड। गौरव आपने आंसर अच्छा दिया है। केशव हाँ आपका आंसर भी ठीक है, म्युनिसिपल पंचायत दोनों ही चीज़ इसमें आ जाएंगी। आर्टिकल 243 भी लिखा है, वेरी गुड, ठीक है ना। ये एकदम ठीक है आप लोगों का, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है या जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल। आर्टिकल 243 एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। चलिए इसने क्या किया, अपने सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया था, विकेंद्रीकरण किया था, इसलिए इसकी सत्ता के अंदर टोटल 24 प्रांत थे। टोटल 24 प्रांत, प्रांत मतलब समझते हो, 24 प्रांतों से मिलकर इसका पूरा का पूरा एक सत्ता बनी थी इसकी पूरी, ठीक है। 24 नहीं 23 थे, 23 प्रांत थे इसके, 24 गलत लिख दिया था मैंने। इसलिए टोटल 23 प्रांत में दिल्ली सल्तनत को डिवाइड किया था। दिल्ली सल्तनत में 23 प्रांत, सल्तनत को 23 प्रांतों में या 23 भागों में बांटने वाले सुल्तान का नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि कहीं ना कहीं बुद्धि तो थी बंदे के अंदर, दिमाग तो था, ये तो पता था कि पावर यूज कैसे करनी है, ठीक है। हाँ लोगों के द्वारा लोगों के लिए पंचायत संधि, बढ़िया। अब 23 प्रांत का जो डिवीजन था वो कुछ ऐसे था कि 84 से 100, 84 है एग्जैक्ट नंबर है 84, ठीक है ना। 84 से 100 गांव को मिला के एक परगना मिलता था। 84 से 100 गांव है ये, ठीक है ना। 84 से 100 गांव को मिला के एक परगना, जिसको अभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, ठीक है। 10 परगना से मिला के एक सिख, ठीक है। परगना मतलब ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ये डिस्ट्रिक्ट है, पर आपको यही टर्म्स लिखने हैं ना कि 84 से 100 गांव मिला के एक परगना, 10 परगना को मिला के एक सिख बना, और 82 सिख को मिला के एक प्रांत बना। और इसके पास टोटल कितने प्रांत थे, 23 प्रांत थे, ठीक है। यानी कि पावर को इसने बहुत अच्छे से डिवीजन में प्रयोग किया था। क्लियर है यहां तक की बात। ये एक टर्म्स है इसके जो आपको लिखने पड़ेंगे, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाना कुछ है नहीं वैसे, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रशासन को, अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए अपने शासन को 23 प्रांतों में विभाजित किया था। अब प्रांत का अर्थ क्या होता है कि 84 से 100 गांव मिला के एक परगना बना, 10 परगना मिला के एक सिख बना, और 82 सिख मिला के एक प्रांत बना। ऐसे उसके टोटल 23 प्रांत थे। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब क्षेत्र बड़ा था, इसीलिए एक थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ इसके साथ, कि इसी के टाइम पे जो दक्कन भारत था और दक्षिण भारत था, ठीक है, वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। 1336 में इसी के समय पे विजयनगर साम्राज्य बना, ठीक है। और 1347 में इसी के समय बहमनी साम्राज्य बना, ठीक है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक जब मैंने लिखाया, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खां, इसका टाइम पीरियड था 1325 से लेके 1351, ठीक है ना। 1325 से 1351, ठीक है ना। तो इसके टाइम पे दो अलग बड़े राज्य बन गए थे, बड़े एम्पायर बन गए थे, एक तो विजयनगर और एक बहमनी। क्लियर है यहां तक की बात, ओके। ये चीजें हो गई इसकी। ये पहला पॉइंट है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट है इसका विजयनगर एम्पायर, तीसरा पॉइंट है इसका बहमनी एम्पायर, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिखा रहा हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ हरिहर और बुक्का वाला, चल बहुत बढ़िया, कि मोहम्मद बिन तुगलक एक जैन गुरु, जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। उनसे बहुत ज्यादा इफेक्टेड था, उनसे बहुत ज्यादा एक उसका क्लोजनेस था, लगाव था, जिसके साथ वो हमेशा धर्म को लेकर डिस्कस किया करता था, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रभावित थी उसकी विचारधारा किससे, कि जिन प्रभा सूरी एक जैन तीर्थंकर थे, उनके साथ हर चीज को लेकर उसका डिस्कशन अक्सर चलता था, ठीक है। क्लियर है। पांचवा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था इसने कंटिन्यू रखी, जारी रखी। क्लियर है यहां तक। घोड़ों पर दाग लगाने की जो व्यवस्था थी वो इसके समय पे जारी रही थी।
क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक की बात समझ गए? तो यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटी बस मोहम्मद बिन तुगलक की 2-3 चीजें बताई हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इसको। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसने डिसेंट्रलाइज किया था, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें रखी थी, इसको ऐसे कर लो ABC, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इसने क्या क्या चीज रखी थी, नंबर 1 कि इसने 84 से 100 गांव को मिला के एक परगना बनाया, 10 परगना से एक सिख बनाया, 82 सिख से मिला के एक प्रांत बनाया, टोटल इसके 23 प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। केशव गुप्ता क्लियर है यहां तक? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका कि 1336 में इसके टाइम पे विजयनगर साम्राज्य बना, 1347 में बहमनी साम्राज्य बना, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि एक जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था जिन प्रभास सूरी, उनके साथ ये धर्म के मामले में उन्हीं के साथ ये सारा डिस्कशन किया करता था। और जो घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था थी वो इसने कंटिन्यू रखी। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था आरंभ किसने की थी भाई, शुरू किसने की थी घोड़ों पर दाग लगाने का सिस्टम? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है यहां तक की बात? अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी उन बातों की जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख इसको माना जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो वाई फुलिश, मुद्दा यह है कि मूर्ख क्यों? अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है और वो अगर आपका सुल्तान है तो उसको आप मूर्ख किन चीजों में मानोगे, तो उसके पॉइंट अब हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ही इंक्रीज्ड टैक्स फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, इट इंक्रीज टैक्स ऑन गंगा एंड यमुना दोआब फ्रॉम 10 to 50% अगेन, ठीक है। इसने गंगा यमुना दोआब पे पुनः एक बार 10 से बढ़ाकर टैक्स कितना कर दिया, 50 कर दिया। लेकिन इस बात पे इसको आप बेवकूफ या मूर्ख क्यों कहोगे भाई, वो तो अलाउद्दीन ने भी करा था, अलाउद्दीन को तो हमने कभी नहीं बोला। इसको मूर्ख इसलिए बोला जाता है कि जब इसने ये टैक्स बढ़ाया उस टाइम पे एक महामारी फैल हुई थी इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। क्या फैला हुआ था, महामारी बोल लो, महामारी यानी कि पेंडेमिक, ठीक है। एक पेंडेमिक के टाइम पे वहां पे इसने इस टैक्स को लगाया था, जब लोगों के पास सर्वाइवल के लिए चीजें नहीं थी ना, एक महामारी फैली हुई है और उसके बाद लोग जो थे वो मर रहे थे और खेती बाड़ी पूरी तरीके से खराब हो रही थी। उस टाइम पे इस भाई ने क्या किया, जब सब चारों तरफ सब बर्बादी चल रही थी तो इसने टैक्स बढ़ा दिया कि मर तो रहे हो लेकिन साथ साथ टैक्स दो। तो कोई अगर बचने वाला भी होगा तो बोले क्या ही बचना यार, टैक्स तो हमसे दिया नहीं जाएगा, तो इससे बढ़िया अपन मर ही जाते हैं, ठीक है ना। एक इसकी इसलिए इसको बेवकूफ हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या था जब इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है तो। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी बेवकूफी क्या करता है कि जब लोग टैक्स नहीं दे पा रहे तो उनके लिए इसने एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नाम था दीवाने कोही। दीवाने कोही, कोहली मत लिख देना, ठीक है ना, हिंदी में लिख देता हूं, दीवान ए कोही, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट था दीवाने कोही जिसका काम क्या था, हाँ एक डिपार्टमेंट था दीवाने कोही जो किस चीज के लिए बनाया गया था, डिपार्टमेंट टू गिव लोन टू फार्मर्स। जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको लोन देने के लिए इसने ये डिपार्टमेंट बना दिया। अब देखो हुआ क्या कि एक तो इसने टैक्स बढ़ा दिया, लोग टैक्स नहीं दे पाए, कह रहा कोई बात नहीं हमसे लोन लो फिर हमें टैक्स दे दो, ठीक है ना। लोन लिया लोगों ने, इस लोन से इसको टैक्स दिया, बाद में डिपार्टमेंट बंद कर दिया इसने, जिसकी वजह से लोगों ने जो कोई लिखा पड़ी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई और जो लोग थे उन्होंने कभी इसको पैसा वापस किया ही नहीं, इंटरेस्ट तो छोड़ो मूल भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये दो चीजें होगी वाई फुलिश के अंदर। इसको मूर्ख क्यों कहते हैं, पहला पॉइंट कि इसने पेंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे गंगा यमुना में 10 से 50% टैक्स किया, ठीक है। और उस टैक्स को कोई ना दे पाए तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, उनको लोन देने की सुविधा इसने स्टार्ट करी, जिसको आप कहते हो दीवाने कोही, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे चलें, पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है भाई। ओके आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गए हमारे यहां पे, ठीक है ना। पहला इंक्रीज टैक्स ड्यूरिंग पेंडेमिक, दूसरा दीवाने कोही, ठीक है।
तुम लोग लिखो ही मत, मैं तो पढ़ाता रहूंगा बस, ठीक है। तीसरा आप लोग आ जाओ, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी या दौलताबाद, ठीक है। इसने अपनी जो राजधानी थी वो देवगिरी से हटा के कहां पे, दिल्ली से हटा के कहां पे शिफ्ट करी, देवगिरी में शिफ्ट करी या दौलताबाद में इसने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल, ठीक है। अब इस बेवकूफी को आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना कि मोहम्मद बिन तुगलक एक दिन अचानक से एक फैसला लेता है कि जो दिल्ली है वो सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक जो है वो अटैक होते रहते हैं, कभी कोई टर्की से आ रहा है, कभी कोई मंगोल से आ रहा है, कभी कोई अरब से आ रहा है, तो ये जो है ये सेंटर जो है ये हमेशा आक्रमणों से घिरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक चीजें भी ठीक नहीं है, यहाँ पे महामारी भी जल्दी फैल जाती है, रिसेंटली उसने भी एक देखी है, इसलिए अपनी जो राजधानी है वो वो दिल्ली से उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर देनी चाहिए, देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र में उसने शिफ्ट करने का फैसला किया, ठीक है। अब वो दूसरा आदेश दे रहा है कि राजधानी जो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग उठ के वहां पे चले जाएंगे, दिल्ली की सारी जनता वहां पे जाएगी। तीसरा इसमें वो आदेश देता है सिर्फ जनता नहीं जाएगी भाई, जो जनता के पास जो भी जानवर हैं पालतू, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, सबको अपने साथ साथ लेके चलो। फिर जनता में जितनी भी पब्लिक है सब जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-4 अपनी मर्जी से आएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको लेके जाओ, ठीक है ना। तो खुद तो भाई साहब चल दिए किस पे बैठ के, हाथी घोड़ों पे शाही अपनी सवारी करते हुए चले गए, पब्लिक दिल्ली से महाराष्ट्र देवगिरी तक पैदल जाएगी। अब इस पब्लिक के अंदर प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, ठीक है, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, जानवरों को भी लेके जा रहे हैं, और सबके काम धंधे यहाँ पे सेटअप थे, सब अपने काम धंधे खेत मकान को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो लोग थे, कोई अरेंजमेंट नहीं थे रास्ते में कि पानी की व्यवस्था हो, सराय की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे जो लोग थे वो रास्ते में जो बीमार थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे, वो उनके रास्ते में उन्होंने दम तोड़ा, लेकिन भाई नहीं माना इस बात को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना फैसला पूरा किया और देवगिरी में जाके बैठ गया। पॉइंट क्लियर है। अब देवगिरी में जाके बैठ गया तो उसको कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा यार मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा देवगिरी में आके, तो एक काम करते हैं यार वापस दिल्ली चलते हैं, लेकिन अकेले हम नहीं जाएंगे, जितनी पब्लिक है, जानवर हैं, पालतू हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सबको यहां से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने अपना जो डिसीजन था वो रिवाइज किया, वापस लिया। पहले तो शिफ्ट हुआ दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, और कुछ समय के बाद वापस से एक बार दौलताबाद से दिल्ली की तरफ गया। तो बहुत सारी जनता देवगिरी में जाते टाइम मरी और बहुत सारी दिल्ली आते टाइम मरी, ठीक है। मानोगे अब इसको बेवकूफ? क्लियर है यहां तक की बात? पॉइंट लिख लिया आपने, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। चलिए ठीक है, चौथा आ जाओ, डिमोनेटाइजेशन, चेंज द करेंसी। मोदी जी पहले नहीं है जिसने करेंसी चेंज की है, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक पहले भी कर चुका है, इसलिए जब मोदी जी ने करेंसी चेंज की थी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके ऊपर यही आरोप लगाया था कि मोदी नहीं तुगलकी फरमान है। याद है, सुना होगा कि मोदी जी का तुगलकी फरमान, मोदी जी का तुगलकी फरमान। वो इसलिए तुगलकी फरमान बोलते थे इसको कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने फरमान दिया था कि भाई सारे के सारी करेंसी चेंज है, आज से ये करेंसी मानी जाएगी। ऐसे ही मोदी जी ने एक फरमान दिया था कि भैया आज रात 12 बजे के बाद ये वाले नोट वैध नहीं है। याद रखोगे इस वाली बात को। तो इससे पहले, मोदी जी से पहले किसने अपनी करेंसी चेंज की है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है। तो इसने क्या चेंज किया था? इसने सिल्वर से, फ्रॉम सिल्वर टू टोकन करेंसी, ठीक है ना। टोकन यानी कि सांकेतिक, ठीक है ना, सांकेतिक मुद्रा। सिल्वर से इसने किस पे कर दी? टोकन करेंसी पे कर दी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, पहले सिल्वर थी, अब टोकन कर दी। टोकन करेंसी को कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर इजीली बना रहा था, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने घर के अंदर करेंसी छाप रहा है, और ऐसे छाप रहा, पूरे के पूरे घर भरे पड़े हैं, ठीक है ना। उससे पहले वो सिल्वर बंद कर चुका था। अब सिस्टम क्या हुआ कि भैया तुम्हारा सिल्वर का तो कोई सिक्का चलेगा नहीं, टोकन चलेगा। टोकन जब हर व्यक्ति अपने घर में पैसा छाप रहा है तो वो काम धंधा क्यों होगा? पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो गड़बड़ हो गई, है ना। लोगों ने ऑफिस जाना छोड़ दिया, काम पे जाना छोड़ दिया, कोई दुकान खोल के नहीं बैठा। हर एक किसी के पास जो पैसा चाहिए मोटिवली, वो पैसा घरों में पूरे के पूरे कमरे भरे पड़े, ठीक है। तुगलक को कुछ दिनों के बाद ये बात समझ में आई कि भैया ये तो मामला गड़बड़ हो गया।
लोगों ने बना के अपने घर बैठे हुए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, फिर से कुछ दिनों के बाद अपने इस डिसीजन को उसने रिवाइज किया कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे के सारी करेंसी जो नहीं है टोकन वाली, ये वैलिड नहीं है, वापस से हम लोग सिल्वर करेंसी को अप्लाई करने वाले हैं। लोग कह रहे हैं सर वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज जो ये सांकेतिक मुद्रा थी किससे बनती थी, ब्रॉन्ज से। और ब्रॉन्ज किस चीज से बनता है, ये बनता है आपका टीन प्लस कॉपर, है ना। टीन और कॉपर से बनता है। टीन और कॉपर सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, हरियाणा राजस्थान और पंजाब में, ठीक है। हरियाणा राजस्थान पंजाब पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये जो डुप्लीकेट करेंसी थी ये देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसने एक बार अपना डिसीजन जो था वो वापस लिया। वापस लेने के बाद वापस से इसने टोकन से करेंसी किसमें कर दी, सिल्वर। अब ये लोग कह रहे भैया हमारे पास तो असली है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम असली नकली की पहचान कैसे करोगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इसने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितनी भी टोकन करेंसी है आप सल्तनत को दो, उसकी वैल्यू के बराबर सल्तनत आपको सिल्वर और गोल्ड दे देगा। बात समझे, ठीक है। तो जो इसके पास बचा कुचा जो पैसा था, एक तो इसने कैपिटल जब शिफ्ट की थी तो बहुत सारा पैसा चला गया, क्लियर है मेरी बात। फिर दूसरा, इसने जब करेंसी चेंज की इसमें इसने बहुत बड़ा नुकसान खा लिया, ठीक है। पहले यहां पे चेंज करी, अब लोगों ने अपने घर पे बना बना के इसको दे दी और इसके बदले में इसने बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर जो था वो लोगों को दिया, ठीक है। तो बचे कुछ इसके जो पैसे थे वो यहाँ पे डूब गए। क्लियर है यहां तक की बात, ये 2 पॉइंट क्लियर है, ठीक है। 4 हो गए पॉइंट। अब 5वें पॉइंट पे आ जाओ, खुरासान मूवमेंट, ठीक है। खुरासान मूवमेंट ये आपका 5वां पॉइंट है, ठीक है। खुरासान कहां पर है, अरब देशों में। खुरासान कहां पर है भाई, अरब देशों में। तो हो क्या रहा था कि खुरासान जो है अरब में एक जगह है, खुरासान एक एम्पायर था, ठीक है ना। यहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही थी। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता। वहां पे पॉलिटिकल जो थी वो किसी एक के पास पावर नहीं थी, तो वहां पे लड़ाइयां चल रही थी आपस में पावर को ग्रैब करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में बैठ के सोच रहा है कि मुझे इंटरफेयर करना चाहिए खुरासान के अंदर। इसको इसके जो जानकार थे वो मना कर रहे थे, कहता भाई इन कामों में मत पड़, ठीक है। उनकी राजनीति अलग है, हमारी अलग है, मैं वहां पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कहता नहीं नहीं, हम तो इंटरफेयर करेंगे और इस चीज को हम लोग ठीक करेंगे, मतलब वहां की राजनीति के अंदर हमें इंटरफेयर करना चाहिए। इसने बात को मानने से मना कर दिया और इसने अपनी एक बहुत बड़ी जो आर्मी थी उसको तैयार किया, कहां जाने के लिए, खुरासान। आर्मी कह रही है सर कोई फायदा नहीं वहां जाने का, कोई मतलब नहीं हमारा वहां जाने का, लेकिन ये इस बात को नहीं माना, ठीक है। आर्मी कितनी थी इसकी, 3,60,000 कैवेलरी, यानी कि घुड़सवार। तो हुआ क्या कि इसने खुरासान के लिए अपने 3,60,000 घुड़सवार तैयार किए कि भाई आप लोग जाइए खुरासान पर अटैक कीजिए और वहां पे अपनी सत्ता को काबिज कीजिए। लेकिन जो घुड़सवार थे वो उसको मना कर रहे थे। उनको मनाने के लिए इसने क्या किया कि 3,60,000 जो इसकी आर्मी थी, इसको पूरी की पूरी आर्मी को इसने सैलरी दे दी एडवांस में। अब ऐसा तो है नहीं कि आज जाओगे कल तक जीत जीत के आ जाओगे, कम से कम साल 1.5 साल वहां पे आराम से लग सकता है, ठीक है ना। इसने क्या किया, इनको साल 1.5 साल के आसपास, ऑलमोस्ट इसने 1 साल की सबको सैलरी एडवांस दे दी, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात। अब जब पैसा एडवांस मिल गया, आर्मी मना कर नहीं सकती थी। आर्मी यहां से निकलती है खुरासान के लिए, फ्रॉम इंडिया टू खुरासान, ठीक है। ये जब पहुंचे थे पंजाब में, तब तक क्या हुआ कि खुरासान के अंदर जो डिस्टर्बेंस थी वो डिस्टर्बेंस खत्म। अब खुरासान के अंदर पॉलिटिकल स्थिरता आ चुकी थी, राजनीतिक स्थिरता आ चुकी थी, जिसके चक्कर में इसने इमीडिएट ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को, भैया वहां से वापस आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। तो आर्मी जो थी वो पंजाब से वापस दिल्ली पहुंच गई, ठीक है। वापस दिल्ली पहुंचने के बाद इसने ना तो आर्मी से कभी पैसे मांगे जो एडवांस दे रखे थे, नहीं कभी आर्मी ने वो पैसे इसको लौटाए, ठीक है। तो बचे कुछ जो पैसों की कसर थी वो यहाँ पे इसकी निकलेगी। क्लियर है वाला पॉइंट 5वां। खुरासान मूवमेंट लिख लिया। खुरासान मूवमेंट के अंदर क्या लिखोगे, लिखो खुरासान के अंदर, ड्यू टू द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन खुरासान, ड्यू टू द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन खुरासान, he decided to interfere there, he decided to interfere। खुरासान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, खुरासान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां सेना भेजने का फैसला किया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां सेना भेजने का फैसला किया। He also paid advance for 1 year to his army. He also paid advance salary of 1 year to his army. उसने अपनी सेना को एक साल का एडवांस वेतन भी दिया। एडवांस वेतन भी दिया। बट आफ्टर फ्यू डेज he recalled his army back to Delhi. But after few days he recalled his army back to Delhi. परंतु कुछ दिनों के बाद इसको अपनी फौज दिल्ली वापस बुलानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद इसको अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं खुरासान मूवमेंट। लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया तो अगले पॉइंट पे आ जाएं, छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट लिखेंगे कराचिल मूवमेंट। कराचिल, कराचिल क्या लगता है आप लोगों को कहां पर होगा? कराचिल आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कुमाऊं एक डिस्ट्रिक्ट है, कुमाऊं जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है आपका। ठीक है, नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पूछा था कराचिल जो जगह है वो कहां पर है? उत्तराखंड के कुमाऊं में। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ, इसने अपनी 10,000 आर्मी को एडवांस पेमेंट देके कराचिल पर आक्रमण करके वहां लूटपाट करने के लिए भेजा। ठीक है ना, आर्मी इसके डिसीजन से ऑलरेडी दुखी थी, पहले से इसको भुगत रहे थे आर्मी वाले। ठीक है, अभी जो इसकी आर्मी थी 10,000 जो इसकी आर्मी थी, टोटल आर्मी कितनी थी? 10,000। इनको इसने एक साल की एडवांस पेमेंट कर दी। ठीक है ना, अब ये जो आर्मी थी ये पहुंचते कहां पर? कराचिल पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां पे जाके जो वहां के लोकल जो लीडर होते हैं उनके साथ मिलके उनकी सेना में शामिल हो जाते हैं और कभी वापस आते ही नहीं है। तो एडवांस भी गया, जगह भी गई और कराचिल स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ये इसकी एक और अनदर बेवकूफी है। ठीक है ना, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बेवकूफी है जो 4 हैं। कौन सी? 4 बड़ी बेवकूफी। कैपिटल शिफ्टमेंट, चेंज करेंसी, खुरासान, कराचिल। ठीक है, ये इसकी 4 बेवकूफी हैं जिसकी वजह से इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? 7वां पॉइंट और इसका एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 7वां पॉइंट ये है कि he ended the monopoly of ulemas from जुडिशरी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, न्यायिक व्यवस्था से इसने उलेमा जितने भी थे उन सबका जो वहां पे एकाधिकार था या जो उन सबका वहां पे शासन या वहां पे कंट्रोल था वो इसने समाप्त किया। तो इसको आप ऐसे लिख लो कि न्यायिक व्यवस्था से उलेमाओं को इसने हटा दिया। जितने भी उलेमा थे वो इससे इसलिए नाराज रहा करते थे क्योंकि इसने उन सबकी जो पोजीशन थी उन सबको खत्म कर दिया था कि नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, 7वां पॉइंट लिख लिया उलेमा वाला, 7वां है ना। ठीक है, एक पॉइंट और इसका लिख देता हूं मैं, 8वां। 8 पॉइंट इसके आपके पास फिंगर्स पे होने चाहिए सारे के सारे पॉइंट इनके। ठीक है ना, ओके। ही अपॉइंट ऑफिसर्स on behalf of caliber या टैलेंट। ठीक है ना, इसने योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन किया, ना कि उलेमा का बेटा तो उलेमा बन जाएगा, आमिर का बेटा तो आमिर बन जाएगा, सेनापति का बेटा तो सेनापति बन जाएगा। वो सिस्टम इसने खत्म किया और योग्यता के आधार पर इसने चयन किया। तो 8वां पॉइंट लिखेंगे कि इसने अपने अधिकारी योग्यता के आधार पर रखे। ठीक है ना, अब हो क्या रहा है, अगर आप पूरी कहानी समझ पा रहे हो कि जो समाज जो अभी तक चलता आ रहा था दिल्ली सल्तनत, वो कैसे चल रहा था
कि कुछ ग्रुप थे, है ना, पहले तुर्कने चहलगनी थी, बाद में जब वो खत्म हुआ तो आमिर उलेमा तो शुरू से लेके एंड तक रहेंगे, है ना। तो इसने आमिर उलेमा हो, आमिर हो, इन सबकी जो मोनोपॉलिथीन का जो धर्म के नाम पे जो ये कंट्रोल करके बैठते थे, वो सारी की सारी चीजें इसने खत्म करी और अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चल रहा है, ठीक है। एक तो ये आमिरों को, उलेमाओं को उनके हिसाब से रैंक नहीं दे रहा, पोजीशन नहीं दे रहा, उनके बच्चों को अहमियत नहीं दे रहा, ऊपर से जैन तीर्थंकर के साथ बैठ के सारे के सारे धर्म के मामलों को डिस्कशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष था, जो कट्टर मुस्लिम पक्ष था, वो इससे नाराज हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो ये इसने 4 बेवकूफियां करी है, कौन सी, नंबर 1 कैपिटल शिफ्ट करी, नंबर 2 करेंसी चेंज करी, नंबर 3 खुरासान के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करी, और नंबर 4 कराची के अंदर बेमतलब में इसने अपनी फौज भेजी, जो फौज कभी इसकी वापस नहीं आई, ठीक है ना। इन कारणों की वजह से इसको पढ़ा लिखा मूर्ख, अभागा, बुद्धिमान मूर्ख, सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार, सर्वाधिक विद्रोह, इस चक्कर में इसको ये वाली बात बोली जाती, ठीक है ना। ओके, आगे लिखते हैं 1351 में सिंध में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा बीमार था। कैसे मरा है? बीमारी से मरा है, ठीक है। बीमारी के कारण इसकी 1351 में जो थी वो डेथ हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स और बोल रहा हूं, उन पॉइंट के अलग से मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, अदर फैक्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है ना, लिख लो, अतिरिक्त बिंदु, ठीक है। उसके अलग से 1351 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक तो इब्न बतूता वाला पॉइंट है, एक और कौन सा पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं अभी इसका, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज वेरी टॉलरेटेबल, ठीक है। सभी धर्मों के लिए बहुत ज्यादा ये वो था, टॉलरेटेबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहिष्णुता बोलते हैं, गैस, है ना। एक बार हिंदी ट्रांसलेट कर लेना आप लोग इसको, हिंदी मीडियम वाले, टॉलरेटेबल को सहिष्णुता ही बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, पर आप एक बार प्लीज ट्रांसलेट करना, ठीक है ना। तो ये सभी धर्मों के लिए बहुत ज्यादा टॉलरेटेबल था, ठीक है। जैन धर्म इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, अगला पॉइंट है, ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत who celebrated होली फेस्टिवल, ठीक है। सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान है जिसने होली का त्योहार जनता के साथ सेलिब्रेट किया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान जिसने होली का जो त्योहार था वो सेलिब्रेट किया है। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। अदर फैक्ट्स में अगला फैक्ट लिख लो, अदर फैक्ट्स में चल रहे हैं, अदर फैक्ट से भी पॉइंट डाल देता हूं मैं, ठीक है ना। ये वाला आखिरी पॉइंट रखेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है। अदर फैक्ट में तीसरा पॉइंट डाल रहा हूं मैं, तीसरा, इब्न बतूता, लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना, अगली क्लास में समझाऊंगा इसको, केम फ्रॉम मोरक्को टू इंडिया ड्यूरिंग हिज एरा, ठीक है ना। इसके शासनकाल में एक विदेशी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया, ठीक है। इसके शासनकाल में एक विदेशी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया। इब्न बतूता का कार्यकाल लिख लो, 1333 से 42, ठीक है। 1333 से 33 में आया, 42 तक वो भारत में रहा, ठीक है ना। एक और पॉइंट इसमें, चौथा पॉइंट लिखेंगे अदर फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक सेंडेड इब्न बतूता टू चाइना इन 1342, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में चाइना भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट इब्न बतूता का पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट लिख लो इब्न बतूता का, पांचवा पॉइंट, इब्न बतूता ट्रेवल्ड एंड रीड the ruling of
इस्लामिक कंट्रीज ऑफ मोर देन इब्न बतूता ट्रेवल्ड एंड रीड द रूलिंग ऑफ इस्लामिक इब्न बतूता ट्रेवल्ड एंड रीड द रूलिंग ऑफ 40 इस्लामिक कंट्री। लिख लो इसको। इब्न बतूता ने 40 इस्लामिक देशों की यात्रा की थी तथा वो भारत आया था। ठीक है ना, यात्रा भी की थी और उनके शासन को भी समझा था। इब्न बतूता ने 40 इस्लामिक देशों की यात्रा की तथा उनके शासन को समझा और भारत भी आया। ठीक है ना। एक छठा पॉइंट लिख लो इब्न बतूता के बारे में। ही रॉट, ही यानी कि इब्न बतूता, ही रॉट रिहला, आखिरी क्लास में ही मैंने बताया था, टेक्स्ट अबाउट इंडियन रूलर्स। ठीक है ना, अबाउट इंडियन रूलर्स। ये पॉइंट लिख लो इसके बारे में। इब्न बतूता इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। ठीक है ना, तो लिखिए क्या क्या पॉइंट मैंने इसमें इससे पहले बोले अदर फैक्ट्स के अंदर। ये वाला आखिरी में लिखेंगे, इसकी डेथ वाला। ठीक है ना। पहला है टॉलरेट, सभी धर्मों के लिए टॉलरेटेबल था। दूसरा है इकलौता सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने होली जैसे त्योहार हिंदुओं के साथ सेलिब्रेट किए। तीसरा है इब्न बतूता जो मोरक्को का एक यात्री था, वो इसके समय पर भारत आया। चौथा पॉइंट है कि इसने इब्न बतूता को भारत के बाद चाइना भेज दिया था 1342 में। पांचवा पॉइंट है कि इब्न बतूता ने 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। छठा पॉइंट है कि इब्न बतूता ने रिहला नामक एक किताब लिखी थी जिसमें भारतीय शासन की जानकारी पाई जाती है। ठीक है ना। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की ये जो रिहला किताब थी ये किस किस सुल्तान की जानकारी देती होगी। ठीक है ना। तो बड़ा इसका स्वाभाविक सा आंसर है, आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता ही देता हूं। एक तो इसके अंदर खिलजी मिल जाएंगे और इसके अंदर तुगलक मिल जाएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक की जानकारी इसमें मिल जाएगी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक की जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। सीधी सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के आगे की जानकारी तो उसमें मिलेगी नहीं। ठीक है, तो रिहला के अंदर कहां से कहां तक की जानकारी है कोई पूछ ले तो खिलजी और तुगलक, और सुल्तान टू सुल्तान पूछ ले तो जलालुद्दीन खिलजी से मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है यहां तक की बात। ठीक है, सातवां पॉइंट लिखेंगे इसका, हिस्टोरियन बदयूनी, इतिहासकार बदयूनी, हिस्टोरियन थे एक बदयूनी। ठीक है ना, हिंदी में भी लिख देता हूं इनका नाम, इतिहासकार बदयूनी। इसके बारे में क्या लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, he tumbled through his life and he tumbled out of it। वो लिखते हैं वो लड़खड़ाते हुए जिया नहीं सॉरी, मैंने गलत स्टेटमेंट, मैंने जहांगीर की स्टेटमेंट लिख दी, इसको रफ कर दो। ये जहांगीर की स्टेटमेंट है, ये प्लीज रफ कर देना, गलती से लिख दी मैंने। हाँ, बदयूनी इसके बारे में लिखते हैं, एट द एंड क्या हुआ, वो सर कहाँ है हमारे, भेज दो, लोग क्लास ब्रेक देने वाले। एट द एंड सुल्तान freed from his public and public freed from their सुल्तान। हिंदी में लिख लो, अंत में सुल्तान को
जनता से तथा जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। क्लियर है? हाँ 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 चलिए ये ठीक है। वो जो इससे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा था वो जहांगीर के टाइम पे लिखनी है, मैं टम्बल्ड वाली ना। अभी आपको इसमें लिखनी है कि अंत में सुल्तान को जनता से तथा जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली, है ना। कैसे मुझे नहीं पता अभी किस टाइम तक क्लास लूंगा, जब तक दिल करता रहेगा तब तक पढ़ाता रहूंगा। 6 बजे तक तो क्लास है ही, ये तो आप मान के चलो। अभी एक ब्रेक दे देते हैं आपको, ठीक है? ठीक है ना। 7 पॉइंट हो गए, सब बच्चों ने लिख लिया, ये सब बच्चों ने लिख लिया, ठीक है। और 8वां पॉइंट है आपका 1351, ये आपका 8वां पॉइंट है, ठीक है ना, कि 1351 में बीमारी के कारण सिंध में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? इसके मैंने आपको तुगलक के पूरे पॉइंट लिखा दिए, मोहम्मद बिन तुगलक के, इसकी बेवकूफियां लिखा दी हैं, इसके बाकी के जो कारनामे थे वो लिखा दिए हैं। अदर फैक्ट्स के अंदर मैंने लिखा दिया है कि सभी धर्मों की इज्जत करता था, ठीक है। उसके बाद इकलौता ऐसा सुल्तान था सल्तनत में जिसने होली का त्यौहार मनाया हो, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट लिखा है तीसरा कि इब्न बतूता इसी के टाइम पर मोरक्को से भारत आया। उसके बाद इसने इब्न बतूता को 1342 में चाइना भेज दिया। उसके बाद जो इब्न बतूता था इसने 40 से अधिक इस्लामिक देशों की यात्रा की थी, ठीक है। तो इब्न बतूता जो था वो 40 से ज़्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका था। उसने रिहला किताब लिखी थी इंडियन रूलर्स के ऊपर। रिहला के अंदर आपको खिलजी और तुगलक वंश की जानकारी मिलती है, और सुल्तान से देखेंगे तो आपको जलालुद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक की जानकारी रिहला के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट था आपका कि इतिहासकार जो बदयूनी था वो इसके बारे में लिखता है कि एट द एंड सुल्तान फ्रीड फ्रॉम हिज पब्लिक एंड पब्लिक फ्रीड फ्रॉम हिज सुल्तान, कि अंत में सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। और 8वां पॉइंट है इसका कि 1351 सिंध में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक खत्म हो जाता है।